Hello, students. How are you all? Hope you all are fine. I just welcome you all to the class of physics of class 10th ICSE board. Here we are discussing work energy and power. It is lecture 10, and today we are going to discuss exercise 2C. आई होप कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स ऑफ द एग्जांपल सॉल्व जरूर किए होंगे। आपको सिंपल पेंडुलम और फ्रीली फॉलोइंग बॉडी के केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में भी आया होगा। और अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करें आज का काम। चलिए, तो बात शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट आप सबने लिख लिया होगा या याद होगा आपको। दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स वन फॉर्म इनटू अनदर। Second question, what do you understand by the conservation of mechanical energy? State the condition under which mechanical energy is conserved. Mechanical energy conservation क्या है students? K plus U is equal to constant. ये होता है mechanical energy conservation। ठीक है, और कंडीशन क्या थी इसकी कि फ्रिक्शन फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अंडरस्टैंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में? दैट conservation of mechanical energy means the sum of kinetic and potential energy of a system must be constant, or condition for it to happen is that the friction force should be जीरो, कोई अपोजिंग फोर्स वहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरा थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। नेम टू एग्जांपल्स इन विच मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एग्जांपल आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आइडियल केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर आप ऐसा माने कि अ बॉडी फॉल्स फ्रीली एंड देयर इज नो फ्रिक्शन ऑफ द एयर, एक आप एग्जांपल ये ले सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल, इफ अ सिंपल पेंडुलम इज इन मोशन इन एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन ऑफ एयर। ठीक है, यानी आपको जो सुबह जो आपने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल्स देखे थे फ्रीली फॉलिंग बॉडी का और सिंपल पेंडुलम का, both those examples are the answers of this question. Okay, next question. A body is thrown vertically upwards, its velocity keeps on decreasing. What happens to its kinetic energy as its velocity becomes zero? तो स्टूडेंट्स आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो यहाँ से आपने उसको जब फेंका तो उसके पास स्पीड थी, बट जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी स्पीड कम होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। और उस पॉइंट पर जहाँ उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगी? क्योंकि पूरी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ओके, तो यही क्वेश्चन उसने यहाँ पे पूछा है कि अगर वेलोसिटी जीरो हो गई है टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? दैट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट, नेम द काइंड ऑफ एनर्जी इट विल possess। एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी। अब उसने पूछा है कि उसकी एनर्जी बताइए एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट फॉल्स। आपको बताया था जहां से फॉल होना शुरू होती है बॉडी, वहां उसके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में, बताया था कि इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली थी? mgh, है ना। वाइल फॉलिंग, जब बॉडी फॉल होती है तो उसके पास दोनों टाइप की एनर्जी होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसा कि हमने पॉइंट बी पर देखा था, अगर आपको याद हो, यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट की थी और पोटेंशियल भी, और दोनों ही नॉन जीरो आई थी। ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे पहुंच जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि हाइट जीरो हो जाती है, एंड देयरफॉर द बॉडी possesses ओनली काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया? दीज आर द आंसर्स हियर, यू कैन चेक देम आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, that is total mechanical energy, is always conserved in the case of freely falling body under gravity। ये तो वो डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन एज इट इज जो आपको करवाया था लास्ट लेक्चर में, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला, वो पूरा डेरिवेशन आप यहाँ पर कर देंगे। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग on either side of its rest position, explain the energy changes।
ये भी पूरा जो डिस्कशन सुबह आपके साथ किया था लास्ट लेक्चर में, जो आपने लास्ट लेक्चर देखा है उसमें जो आपके साथ डिस्कशन किया था वही पूरा डिस्कशन यहाँ पर आना है। आई होप यू कैन डू इट। ठीक है, आपको बताया था, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। आपको बताया था कि एक पेंडुलम जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर ऐसे आपने उसको जरा सा डिस्प्लेस कर दिया तो वो एक नई पोजीशन पर आ जाता है यहाँ पर। और ये जो पोजीशन थी ये मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब यहाँ से वो कुछ हाइट पर चला जाता है क्योंकि इस पॉइंट पर, तो इसलिए यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाती है विच इज इक्वल टू एम जी एच, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, फिर वो वापस लौट कर आता है जब मीन पोजीशन की तरफ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है। फिर वो मीन पोजीशन से वापस से काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास, तो वो दूसरी साइड चला जाता है। फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और यहाँ पहुंचकर फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ थोड़ी देर रुकता है इंस्टेंट के लिए और उसके बाद वापस से मीन पोजीशन की तरफ लौटने लगता है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। ठीक है, समझ में आ गई? Now moving to the next question, students. Yes, students, moving to the next question. In question number 8, here it says a pendulum with bob of mass m oscillating on either side from its resting position A between the extremes B and C at vertical height h above A. यही वाला केस है, जो यही उसने यहाँ पर जो अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने, यही केस उसने एज इट इज दे दिया है। What is the kinetic energy and potential energy when pendulum is at position A, position B and position C? अभी अभी आपको बताया था पोजीशन ए पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोजीशन ए मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे क्या होगा, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन भी किया था मैंने लास्ट लेक्चर जो आपने देखा होगा उसमें। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो, पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी जीरो। और यही सेम फिनोमिना होगा सी पॉइंट के लिए, मतलब एक्सट्रीम पर ऐसा होता है जैसा यहाँ बी और सी में दिख रहा है, और मीन पोजीशन पर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यस स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी व्हाट इट सेज। Name the type of energy possessed by a bob of simple pendulum when it is extreme position, mean position, between mean and extreme position. देखिए, अभी अभी आपको बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जब कोई बॉडी होती है, से कोई पेंडुलम होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। जब वो मीन पोजीशन पर होगा तो मीन पोजीशन पर उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। और पोटेंशियल कितनी होगी? जीरो। और जब वो इन दोनों के बीच में होगा, बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, तो उसके पास दोनों एनर्जीज होंगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी, क्योंकि दोनों में से कोई भी अभी जीरो नहीं हो पाई है। भाई काइनेटिक जीरो होती एक्सट्रीम पर, पोटेंशियल जीरो होती मीन पर। अब उसके पास यहाँ पर ना तो काइनेटिक जीरो हुई है ना पोटेंशियल जीरो हुई है, क्योंकि नाइदर इट हैज गेन्ड मीन पोजीशन नॉर एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो उसके पास दोनों टाइप की एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमसीक्यूज हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में, अ बॉल ऑफ मास m is thrown vertically up with an initial velocity so as to reach a height h. The correct statement is, एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका जाता है एक किसी इनिशियल वेलोसिटी से कि वो h हाइट तक पहुंच पाए। अब ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल एट द ग्राउंड इज mgh। ग्राउंड पर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती, एटलीस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं होती, तो आप इसको, पहले वाला तो गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द ग्राउंड इज जीरो, ये भी गलत है, क्योंकि
ग्राउंड पर से उसने वेलोसिटी दी थी ना, तो जहां वेलोसिटी है वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, तो ये सेकंड भी गलत है। थर्ड पार्ट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh। ये भी गलत है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि वहां वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आपको बताया था, अभी अभी बताया था। और फोर्थ पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट हाइट एट हाईएस्ट पॉइंट इज mgh, यही सही है। सो द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A pendulum is oscillating on either side of its rest position. The correct statement is, यहाँ भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। देखते हैं, फर्स्ट पढ़िए, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी एट इट्स ईच पोजीशन। नहीं, ये गलत है, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होती हैं। इट हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, गलत है, अभी अभी देखा हमने, एक्सट्रीम पर तो काइनेटिक जीरो होती है। इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मीन पोजीशन, ये भी गलत है, मीन पोजीशन पे जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी। द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यही सही है। समझ में आ गई बात? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द numericals. Yes students, so in first numerical, a ball of mass 0.20 kilogram is thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 meter per second. Calculate the mass दे रखा है एक तो हमें इसका, और वेलोसिटी दे रखी है, और कैलकुलेट करने को कुछ कह रहा है, देखते हैं क्या होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट, क्या कह रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एज इट गोज अप। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में मास दिया है हमको, कितना दिया है, 0 m दे रखा है 0.20 किलोग्राम, यही तो दिया था, और वेलोसिटी दी थी 20 मीटर पर सेकेंड। और अब आपसे क्या कहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा तो वो कितनी होगी। तो देखिए, यू मैक्सिमम उतना होता है, यू मैक्सिमम कब होगा, यू मैक्सिमम उतना mgh होगा। और ये कब होगा, ये तब होगा व्हेन k इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो मतलब बात को जरा समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो वो ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितनी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। यानी ग्राउंड पर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाईएस्ट पॉइंट पर वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², और हाफ m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2, और v20 का स्क्वायर, तो 2 से ये 0.1 बचा, ये हो गया 0.1 इंटू 400 इज इक्वल टू 40 जूल। तो 40 जूल ही यू की मैक्सिमम वैल्यू। कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया, मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। सपोज कीजिए कोई बॉडी ग्राउंड पर थी, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया v वेलोसिटीज, और वो इस हाइट तक गई, तो इस हाइट पर क्या होगी, उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। तो उसकी जो यहाँ पर जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तो ग्राउंड पर था वो, तो यू उसका जीरो था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो पूरी एनर्जी काइनेटिक थी। और यहाँ पर क्या हो गई, पूरी एनर्जी पोटेंशियल हो गई। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होती है जितनी की ग्राउंड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ आप चाहें तो यू मैक्सिमम जो है ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, ये यहाँ डिनोट कर सकते हैं, और के मैक्सिमम जो है वो ग्राउंड पर है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होती है जितनी की ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी कि ये क्या कह रहा है। A stone of mass 500 gram is thrown vertically upwards with a velocity of 15 meter per second. ठीक है, calculate the potential energy at the greatest height, kinetic energy on reaching the ground, and total energy of at its halfway point. चलिए करते हैं कैलकुलेट। देखिए क्या क्या कहा है उसने यहाँ पर, ये रब कर दूं, उसके बाद फिर यहीं पर इसे इरेज करके इसी जगह पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। सबसे पहले तो नोट करते हैं कि गिवन क्या है। मास 500 ग्राम है। 500 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें 1000 का डिवाइड देकर तो 0.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो आपको दी है u से आप शो कर लें या v से कर लें, आपकी चॉइस है। चलो v से कर देते हैं। v आपको दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से आपको उस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। मतलब कुछ केस ऐसा है कि कोई बॉडी ये थी जो ग्राउंड पर थी, इसको यहां से फेंका गया v वेलोसिटी से, ये यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई। ठीक है, अब जब ये और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये मान लीजिए h है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक बॉडी पहुंच गई। अब पहला केस में वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट हाइट। तो केस, पहला केस क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट हाइट पर u मैक्सिमम पता करना है, या आप ये कह सकते हैं कि u हाईएस्ट पॉइंट पर u पता करना है। तो हम यहाँ u के आगे सफिक्स में हाईएस्ट लिख देते। तो u हाईएस्ट तब वही होगा, अभी अभी आपको बताया था, जो k ग्राउंड पर था। और ये किससे पता चलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर कोई कहे कि कहां से लिखा ये आपने, तो आप क्या लिखेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन से ये बात पता चल रही है कि जितना के था ग्राउंड पर, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर के 0 हो गया, तो इसलिए यू की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर वही होगी जो कि के की वैल्यू इनिशियली थी। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो उसका v डिक्रीज होता जा रहा था ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही थी तो कौन सी एनर्जी बढ़ती जा रही थी, पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पर। जहां पोटेंशियल वेलोसिटी 0 हुई वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम कितनी, जितनी की शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी। और शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ग्राउंड पर, वो आपको फॉर्मूला पता है। कितनी थी ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी, के ग्राउंड अगर आपके पास आप याद करें तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब हाफ एम कितना था आपके पास 0.5 और v है 15 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट इट एज 56.25 जूल। क्लियर है, तो यही आपका u हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड और थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब वो वापस से जब लौट कर आएगी नीचे की तरफ तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और जब वो वापस से उसी पॉइंट पर आएगी जहां पर से वो चली थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी जितनी पहले थी। और पहले कितनी थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, तो यही काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, वो आपने यहाँ कैलकुलेट कर दी है ना। उसके बाद फिर वो कह रहा है द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट। तो इस टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट में आप एक लिखेंगे स्टेटमेंट, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप सीधे
स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, या तो यू हाईएस्ट के इक्वल या के ग्राउंड के इक्वल। ठीक है, क्योंकि जब के ग्राउंड था तो यू जीरो था, और जब यू हाईएस्ट था तो के जीरो था। तो यू प्लस के हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, तो वो उतना ही रहेगा जितना या तो के ग्राउंड पर निकाल लीजिए या यू हाईएस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा। आप चाहें तो इसको इस तरीके से सी पार्ट को मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ये तो मैंने स्टेटमेंट बता दिया। इन कई बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर हमें तो सॉल्व करके देखना है, तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए कैसे। उसने ये कहा है कि मिड पॉइंट पर हाफ वे पर क्या होगा। तो हाफ वे का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है, जो आपको डेरिवेशन करवाया था उसमें अगर आप देखें तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर h/2 दे रखी है। हाफ वे का मतलब ये तो हुआ कि अगर टोटल हाइट h है तो ये h/2 दे रखी है। तो k का जो फॉर्मूला निकला था वहां से आप डेरिवेशन उठा के देखिएगा, वहां k इज इक्वल टू mgx आया था, तो ये हो जाएगा mgh/2। और u जो आया था वो आया था mgh-x, तो ये हो जाएगा mgh-h/2। फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाले डेरिवेशन को आप देखेंगे तो ये भी mgh/2 हो जाएगा। और आगे ये मैं सिर्फ ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। अगर आप k प्लस यू सॉल्व करते हैं आप तो ये कितना आ जाएगा, mgh/2 प्लस mgh/2 कितना हो जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू mgh। और mgh तो आपने u हाईएस्ट पर निकाला था। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास 56.25 जूल आई थी। तो बस यही इसका आंसर है। समझ में आ गई बात। दिस विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कह रहा है। अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर above the ground taking g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं। एक मेटल की बॉल है, इसका मास आपको ये दे रखा है 2 किलोग्राम। ठीक है, h 5 मीटर दे रखा है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और रेस्ट से फॉलो हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। द पोटेंशियल एनर्जी possessed बाय द बॉल व्हेन इट इज इनिशियली एट रेस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, u इज इक्वल टू mgh। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। दो तरीके हैं, या तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो तो के ग्राउंड क्या होगा, वही होगा जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी mgh। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका क्या है कि आप पहले यहाँ पर v इज इक्वल टू √2gh, इस फॉर्मूले से v निकाल लो। ठीक है, और जब v आ जाए तो उसके बाद k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर पुट कर दो। दो तरीके हैं आपके पास। पहले v इज इक्वल टू √2gh जो फॉर्मूला था उस v निकालो, और k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर पुट कर दो, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओ जहां पर आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड पर जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी की पोटेंशियल एनर्जी थी तब जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। ठीक, नाउ बी पार्ट इसका क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। जब बॉल ग्राउंड से टकराती है और ग्राउंड से टकरा कर रुक जाती है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, हम कह रहे थे ना मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट थी हवा में, क्योंकि हवा में हमने माना था कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब बॉल टकराई ग्राउंड से तो उसकी वजह से क्या होगा कि टकराने की वजह से वहां साउंड प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हियर द डायग्राम बिलो शोज द स्काई जंप। अच्छा,
a skyer weighing 50 kgf. 50 kgf stands at the top of sky jump. He moves from A and takes off for his jump at B. अच्छा, ठीक है। तो A की हाइट आपको यानी यहाँ पर H1 जो दिया है वो 75 मीटर है और H2 जो है वो 15 मीटर है। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक तो उसने यहाँ पर ये कहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालिए, तो डेल्टा यू जो है, ये फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये डेल्टा यू पूछ रहा है वो फर्स्ट पार्ट में। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, H1 से H2 पर आ रहा है यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, तो इट विल बी H1 माइनस H2। बताया था जो बड़ा होता है हमेशा उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं, है ना। और बी पार्ट में क्या कह रहा है, लेट्स सी। बी पार्ट में कहता है इफ 75% ऑफ एनर्जी इन पार्ट ए becomes kinetic energy at B, calculate the speed which with which Skyer arrives at B। अच्छा, यानी इस केस में आपको क्या करना है, आपको हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना है 75% ऑफ, हाँ तो इसमें क्या होगा कि आपको ये लिखना है, जैसे वो कह रहा है कि 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए, तो पार्ट ए में आपके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, पार्ट ए में आपके पास जो एनर्जी है वो है एम जी H1 माइनस H2, इसका 75% यानी 75/100 ऑफ दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया, एम से एम तो यहाँ कैंसिल आउट ही हो गई। क्या, अब बाकी जो बचा है उस बचे हुए को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या बचा है, ये कट गया तो ये बचा 3/4। यहाँ पर g है तो g की वैल्यू 10, g की वैल्यू कितनी है 10 है, ये 75 माइनस 15 और v स्क्वायर था, है ना। यहाँ पे 1/2v² बचा, तो वो 2 आपने यहाँ पर भेज दिया, ये स्क्वायर लगा हुआ है v पर, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, इस 2 से ये 10 कट गया 5 टाइम्स, तो ये क्या बचा 3 5 15 इंटू ये 75 माइनस 15 कितना हो गया 60, और इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ ये 900, जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि जब वो यहाँ से पॉइंट ए से बॉडी जब पॉइंट बी तक आई, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 75% थी, इसका डेल्टा यू का। ये कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ, यही बात उसने कही है कि 75% ऑफ एनर्जी इन पार्ट ए में क्या कैलकुलेट किया डेल्टा यू, तो 75% एनर्जी इन पार्ट ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर था, तो आपने क्या करा, पार्ट ए में जो एनर्जी थी उसका 75% निकाला और उसको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल रख दिया, तो आपको बी मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि कोई एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जिसमें वाटर को किसी लेक से लिया जाता है और 50 मीटर हाइट तक उसको राइज किया जाता है एक टरबाइन में, फिर 50 मीटर हाइट से एक टरबाइन पर गिराया जाता है, ठीक है। एज्यूमिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 40%, इसका मतलब वो जितनी एनर्जी इनपुट में ले रहा है उसका 40% ही कन्वर्ट कर पा रहा है यूजफुल फॉर्म में। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू टरबाइन ईच सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, एक तो आपको यहाँ गिवन में लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्या दिया है। आपको ये बताया है कि वाटर जो है उसको 50 मीटर हाइट तक राइज किया गया, ठीक।
50 मीटर तक राइज किया गया है। उसके बाद फिर एफिशिएंसी आपको 40% दी है। एफिशिएंसी को हम लोग, एक सिंबल होता है ये नीटा, इसको नीटा कहते हैं। क्या कैसे बनेगा देखो, सिंपल है, स्मॉल एन बनाओ और उसकी टांग पकड़ के खींच दो। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है नीटा, इससे हम एफिशिएंसी को शो करते हैं। तो नीटा आपको दे रखा है यहाँ पर 40%, एफिशिएंसी 40% दे रखी है। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी आपको क्या निकालना है, आपको मास पर यूनिट टाइम m/t निकालना है। ठीक है, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग टू टर्बाइन ईच सेकेंड का मतलब कि आपको m/t निकालना है। और m/t निकालना है, अच्छा चलो चाहे हम ये मान लेते हैं m निकालना है और t की वैल्यू हम मान लेते हैं, यहाँ उन्होंने ईच सेकेंड का है, t की वैल्यू 1 सेकेंड है, ईच माने 1, तो 1 सेकेंड है। और पावर आउटपुट जो आ रहा है, आउटपुट जो पावर आ रही है पी नॉट, वो कितनी है, 1 मेगावाट। ठीक है, 1 मेगावाट आउटपुट पावर है। इसको अगर आप वॉट में कन्वर्ट करें तो कितनी हो जाएगी, 1 × 10⁻6 वॉट। ठीक है, और जी की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, उस वाटर को ऊपर 50 मीटर तक ले जाने में जो एनर्जी यूज हुई, वो एनर्जी कितनी थी, पहले वो निकालते हैं ना। तो वो एनर्जी कितनी थी ये देखते हैं। तो जो एनर्जी यूज हुई, दैट एनर्जी वाज, ई इनपुट को अगर हम देखें तो ई इनपुट कितना होगा, mgh, यही तो होगा। ठीक है, ये m मुझको पता करना है। ठीक है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 m। ये क्या है, इनपुट एनर्जी। अब आउटपुट एनर्जी कितनी होगी, ई नॉट इज इक्वल टू, देखो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है क्या, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ हमारे पास ई नॉट जो है, हमें पी नॉट दे रखा है, तो पी नॉट में अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पावर मिल जाएगी। तो पी नॉट इंटू टी से मुझको एनर्जी आ जाएगी मेरे पास ई नॉट। तो आउटपुट एनर्जी कितनी हो गई, 1 × 10⁻6 वॉट इंटू 1 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, ये भी जूल में थी, 500 m जो आई है यहाँ, m मास है, ये जूल में है। और ये भी आपकी कितनी होगी, 1 × 10⁻6 वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल। तो ई इनपुट और ई आउटपुट हमारे पास हो गई। अब स्टूडेंट्स अगर आप समझें बात को यहाँ, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, किसी की भी एफिशिएंसी निकालना मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो परसेंट एफिशिएंसी है ना, तो 40 इज इक्वल टू कितने परसेंट दिया है, 40%। तो परसेंट एफिशिएंसी है। ये कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने पहले आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर पढ़ा था, अब आउटपुट एनर्जी अपन इनपुट एनर्जी, मतलब कितना आपने दिया है और उससे आपको क्या मिला है, यही तो एफिशिएंसी है। परसेंटेज में तो आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 40 इज इक्वल टू ई नॉट कितना है हमारे पास, 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 500 m इज इक्वल टू वो इंटू 100। यही है, इस 100 से ये खत्म हो गया। तो ये 5m इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और एक और 0, 200 m इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 10⁻6। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻6, एक सेकेंड, हमें यहाँ पर m इज इक्वल टू निकालना है। ये है 200, m इज इक्वल टू 10⁻6। तो m इज इक्वल टू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 200। सॉल्व कीजिए, 10⁻6 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, और
200, 2 जीरो तो कट गए, कितना बचा 10,000, डिवाइड कीजिए कितना आ गया, m इज इक्वल टू 5,000 और मास की ऐसे यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ओके, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, द bob of simple pendulum is imparted a velocity of 5 meter per second when it is at its mean position. To what maximum vertical height will it rise on reaching at extreme position if 60% of its energy is lost overcoming the air friction? देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इसकी हिंट दे रहा हूँ और देखूंगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें मैं ये पूछूंगा आपसे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, एक बॉब है, मीन पोजीशन पे था, उसको वेलोसिटी दी जाती है। वेलोसिटी कितनी दी गई है, उसने कहा है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की, और इसकी वजह से वो यहाँ से चलने लगता है। लेकिन एयर का फ्रिक्शन है जिसकी वजह से उसकी 60% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो बची यहाँ पहुंचते पहुंचते कितनी बची होगी, 40%। 40% एनर्जी उसके पास बची है। अब वो पूछ रहा है ये हाइट बताइए। तो मीन पोजीशन पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है आपको। तो मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, उस काइनेटिक एनर्जी का 60% तो लॉस हो गया, तो कितना बचा 40%। यानी 40/100 इंटू के मीन इज इक्वल टू होगा mgh। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसका मतलब 40/100 इंटू के मीन का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो टर्म बना, इसको आप सॉल्व करेंगे और आप h की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है आपको, h कैलकुलेट करना। आई जस्ट होप कि आप कैलकुलेट कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ यूल डू इट। 40/100 क्यों करा हमने 40/100, क्योंकि 60% एनर्जी उसकी इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में लूज हो गई थी। फ्रिक्शन था, उस फ्रिक्शन के चक्कर में 60% एनर्जी उसकी वेस्ट चली गई थी। तो जब वो ए से बी तक पहुंचा, सपोज करो आपके पास 10 रुपए थे, रास्ते में 6 रुपए खर्च कर दिए, तो जब आप बी पर पहुंचे तो आपके पास कितने रुपए बचे, 4 रुपए बचे ना। तो वही बात है, टोटल 100% एनर्जी थी के मीन पर, मतलब के मीन का 60% लॉस हो गया बी तक पहुंचने में। तो बी पर उसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 40%। तो 60% तो खत्म हो चुका है। तो 100 में 60 गया 40%, और 40% वो किसके इक्वल हो जाएगा, mgh के इक्वल। तो ये आपने वहाँ mgh के इक्वल डाल दिया, आप सॉल्व करके h की वैल्यू कैलकुलेट करें। ओके स्टूडेंट्स, so this chapter is over with this question. This was the last question here. In the next lecture we will start chapter number 3. Thank you students, thanks for being here. I just hope कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, समझते रहें, सीखते रहें और खुश रहें। Thank you students.